चलो वो नहीं ऊपर लो ये हो गया तुमने यहाँ तक के। होगा। अब कटिंग देखो अपन ने क्या कर लिए थे, डीएनए को आइसोलेट कर लिया ना पूरी तरीके से। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में क्या आता है, दूसरी प्रोसेस कटिंग ही करना है। तो देखो ये कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। इधर है ना रिकम्बिनेंट। हाँ तो यहाँ से भी ये तो ये भी है सोच में, और वहाँ का जाकर भी पढ़ना पड़ेगा फिर अपने को जिस एंजाइम के बारे में। पहले मोटा मोटा प्रोसेस पढ़ लो, उसके बाद में डीप में कि भी किस तरीके से कटते तो हैं। ये क्या बोल रहा है जो तुम कौन सा? ये जो अभी लगाए तुमने कटिंग। देखो यहाँ तो ये यहाँ तक पूरा प्रोसेस दिया उसने सीक्वेंस में, यहाँ से पूरा सबक के सीक्वेंस में। यहाँ से हाँ यहाँ से अपने सीक्वेंस से पढ़ना है फिर। हाँ यहाँ से पढ़ना है, लेकिन बीच बीच में जो पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रिलेट भी करना है अपने को। हो गया। तो अब देखो ये तो कटिंग को सिंपल बोलते हैं यहाँ पर। एक मरतबा पूरी डिटेल में कैसा कट करते हैं, कहाँ कट करती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, मलयालम फलयालम वो हाँ सब आ वो जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आएगा, और पूरा जितना पीछे पड़े ना वो सारा इसमें निपट मतलब जाएगा। यहाँ पर एक छोटा छेड़ा उधर तो यहाँ प्रोसेस बताया, वहाँ पर पूरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की पूरी बाद में फिर एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। हाँ वहाँ पर रिकम्बिनेंट कैसा बनाना वहाँ पर ऐसा है क्या? हाँ तो ये नहीं वो सेम प्रोसेस क्या है, समझ में मेरी बात। देखो इन सबक कैसे आड़ा चढ़ा दिया है इन्फर। देखो यहाँ से चालू हो रहा है तुम्हारा सीक्वेंस में। देखो सबसे पहले तुमने क्या करे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सबसे पहले सेल से निकाली। तो अपन ने देखे थे कि अलग अलग एंजाइम्स डाल दो, जैसे अगर फंगस है तो काइटिनेज है ना, पेक्टेज वगैरह इस तरीके से डाल दो। तो फिर उससे डीएनए क्या कर लो, चिल्ड इथेनॉल डालो, स्पूलिंग कर लो, आइसोलेट कर लो। तुम कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से। हाँ उसके बाद देखो अब दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो मतलब देखो कुछ थोड़ा ये बताएंगे, कुछ थोड़ा पीछे जाएंगे, कुछ थोड़ा पीसीआर इधर पीसीआर बताएंगे, फिर उधर थोड़ा और पीछे जाएंगे, ठीक फिर ऐसे इधर बताएंगे, फिर थोड़ा पीछे जाएंगे, ऐसा चलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यानी जहाँ पर उस स्टेप में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारा पूरी एक जगह कर लेंगे, पीछे की रिलेटेड है। हाँ पीछे के रिलेटेड, ठीक है। हमारे से भी याद करते चलने का है ना? हाँ समझ में तुम्हारे एनसीईआरटी आई जा रही ना। हाँ। फिर उसी सीक्वेंस में याद करो, या फिर तुम एनसीईआरटी सीक्वेंस में तुम्हारे को जैसा लगता टॉपिक वाइज वैसे याद करो, तो चलता है। इसमें ऐसा घुमाएंगे नहीं, बस सीधे एनसीईआरटी पूछेंगे। नहीं डायरेक्ट पूछता, तुमको समझ में आया ना पहले ये प्रोसेस कहाँ यानी सारी इन्फॉर्मेशन कौन थी एक स्टेप में। यार फिर तो अपना ये चैप्टर भी होगा जल्दी हो जाता, फिर टेंशन लेने कुछ काम ही नहीं। टेंशन तो लेना पड़ता। चलो आज बस समझ क्या हुआ, मुँह दुख रहा है क्या है यहाँ पे दवा? देखो सुनो, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। कहाँ पर कट करना है डीएनए को? देखो डीएनए आइसोलेट कर लिए, अब क्या करो उसको मॉलिक्यूलर सीजर जो चाहिए अपने को जीन। हाँ बिल्कुल, यानी जो अपने को जीन चाहिए ना, तो उसके लिए सबसे पहले देखो जीन अपने को ऐसे नहीं मिलेगी। अपने को मालूम कैसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए, तो अपने को पहचान रहती है कि भाई इतना सेगमेंट क्या है अपना जीन है। जीन जो जीन अपन काटने वाले उसकी लेंथ इतनी है, अपने को ऐसा कुछ मालूम रहता है। सब प्रॉपर कुछ नहीं मालूम रहता और दिखता भी नहीं अपने को। तो अपने को डीएनए मिला, तो अपने को डीएनए को देखकर समझ में नहीं अरे यार मेरी जीन है करके ऐसा कुछ भी है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बड़े नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ कहाँ से आएगा? क्योंकि पूरे का पूरा डीएनए बस एक धागे के जैसे दिखता है ना, धागा अपने क्या उस पर क्या लिखा हुआ है, कौन से न्यूक्लियोटाइड है, कौन सी बेस पेयर है, कुछ भी मालूम नहीं रहता अपने को। तो अपन क्या करते फिर, अपन जो जीन को पहचानते ना उसकी साइज पे से पहचानते। कैसा पहचानते? साइज पे से। अब अगर पूरा डीएनए का धागा देखे तो उसकी तो लेंथ क्या है, 2.2 मीटर। हाँ उतना लंबा है वो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ पूरे डीएनए को। तो देखो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नामी एंजाइम रहती है, मालूम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा? कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है, यही काम करती है कि डीएनए को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देनी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है उसको। किस चीज़ में काट देती है बोलो? छोटे टुकड़ों। कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट बोले तो एकदम हजम नहीं कर देना हो रहा है, तोड़ना हो रहा है ना, काटना। आर डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी इनक्यूबेटिंग बोले तो देखो, इनक्यूबेटिंग अंडे पे बिठाने को बोलते हैं। हाँ इनक्यूबेट अपन। हाँ बिल्कुल, हाँ तो यहाँ लेकिन बोलने का तरीका है ना, मैंने बताया जब भी एनसीईआरटी नॉर्मल बात को भी थोड़ा इंग्लिश में बढ़िया से इस्तेमाल करती है। बोलने का मतलब क्या है, तुमने क्या करे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी उसको जो तुमने निकाले थे ना डीएनए, हाँ उसमें बिठा दिए, फिर उसमें डाल दिए, सिंपल, ठीक है। डाइजेशंस आर परफॉर्म, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा काटेंगे उसको, जब तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को उस डीएनए में डालेंगे
वो जो डीएनए का सॉल्यूशन है जिसमें तुम्हारा डीएनए उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालो, Simple है, फिर वो simple। काट डालेंगे। ठीक है, चलो विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसके ऊपर बिठाना, अंडे पे बिठाना, ऐसा कितना कुछ रिलेट नहीं करने का, बस। सिंपल बोलो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वो डीएनए को मिलाए तो वो क्या कर देंगी, डाइजेशन परफॉर्म कर देंगी। इसका मतलब है कि वो डीएनए को तुम्हारे टुकड़ों में काट देंगे एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। एक ऑप्टिमल कंडीशन होने पर उसके, टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर, पीएच, सारी चीज़ें। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, पीएच एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए बोलते हैं, ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, और स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। हाँ, फॉर दैट, इसके लिए उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ही तुमको वो चाहिए, क्या चाहिए? स्पेसिफिक एंजाइम और नहीं चाहिए। देखो उस एंजाइम के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ना, उसी पर तो वो काटेंगी। हाँ, समझ में आ रही बात? तो तुमने डाल दिए, दोनों को मिला दिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। हाँ, पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, हाँ। ऐसा बोल रहा है। यानी ये प्रोसेस कराने के लिए तुम चाहते हो एकदम बेहतरीन तरीके से काम करे तुम्हारी एंजाइम जो तुमने डाले, तो उसको एक ऑप्टिमम कंडीशन देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ तक कि वो अपना कंप्लीट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो काट लेंगे। अब किस तरीके से काटती है, क्या काटती है, कैसा काटती है, वो पूरा अपने को ऊपर दिया। तो उधर घुसना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से चालू हो गया। अब काटने के बाद में क्या करेंगे, एगारोस जेल एक्टोफिल एम्पल्स विद अच्छे को, हाँ, डीएनए इसने की रिलीज चार्ज बॉडी, हाँ, देखो अब यहाँ से एगारोस जेल के बारे में चलोगे, है ना, यहाँ से कहाँ चलोगे अपने, एगारोस जेल। तो यहाँ तक के, अब देखो यहाँ से एगारोस जेल, इसके बाद की प्रोसेस चालू हो गई। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहती क्या, करती क्या, कैसा काटती है। ठीक है, देखो अपन ने कहाँ तक पढ़े, याद है ना तुम्हारे को, अपन ने यहाँ से पढ़े 2 लाइन, बस 2 लाइन, तो उसने इतना ही बताया क्या काटती है। ठीक है, अब देखो एगारोस जेल के बारे में भी डिटेल बाद में दिया हुआ है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी डिटेल पहले ही दिया उस। ठीक है, चलो अब देखते हो, आ जाओ भाई, आज एकदम स्टार्टिंग में। जहाँ तक अपन ने पढ़ ली ना, उसके बाद से यहाँ से देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये टॉपिक है अपना, टूल्स एंड रिकमेंड, यहाँ पर दिख रहा टॉपिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब सारा इसमें रिलेट होगा। अब देखो ये बता दो, ये देखो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, कुछ टूल्स जो अपने देखो यहाँ पर क्या, इसने टूल्स करके अलग पढ़ा है, फिर प्रोसेस पूरी अलग पढ़ा है। हाँ, हो गया। पहले टूल्स पढ़ा दिया, टूल्स मतलब क्या चीजें लग रही है, हाँ, क्या पाने चीज़, वाने, बिल्कुल उसको बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कौन सी प्रोसेस है, कौन सी गाड़ी चीज़ें, बोलने के वास्ते कौन सी चीजें, बस पहले वो समझा दिए, तो उसमें समझाया उसने। देखो नाउ वी नो फ्रॉम दी foregoing discussion that in genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, यानी जब ही हो सकती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, वो तब ही हो सकती है जब हमारे पास में माकूल हथियार हो। इसका मतलब प्रॉपर कीज हो, प्रॉपर हथियार हो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हो, हाँ, अकॉम्प्लिश नहीं होना, हाँ, पूरा करना है, बोल सकते बिल्कुल। हाँ, तो हम ये जानते बोल, नाउ वी नो, ये हम जानते हैं, द फॉरगोइंग डिस्कशन, जो बातें चलती जा रही है ना, फॉरगोइंग अभी हम जिसका डिस्कशन चालू है ना, तो ये डिस्कशन हमको क्या बताता है, दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलो, बोले तो हाँ, रिकम्बिनेंट, बिल्कुल, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलो कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ, यानी वो तभी हो सकता है, तभी कर सकते हैं, हाँ, तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, की टूल्स हो, है ना, प्रॉपर टूल्स हो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हो। तो वो सारे टूल्स क्या है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, देखो उसमें सबसे पहला हथियार है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, तो अभी सारे टूल्स के बारे में पढ़ाएंगे पहले अपने को। ठीक है, फिर देखो पॉलीमराइज एंजाइम, हाँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज, ठीक है, वही। उसके बाद में लाइगेज जोड़ने वाली, उसके बाद में वेक्टर्स, फिर उसके बाद में प्लाज्मिड वगैरह कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं वो देखने, एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, टूल्स एंड रिकमेंड, हाँ, कौन सा टूल्स रखने हैं, बिल्कुल टूल्स याद रखना है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी टूल है, पॉलीमरेज एंजाइम भी टूल है, डीएनए पॉलीमरेज, उसमें लाइगेजेस, ये 3 तो एंजाइम ही लग गई अपने को, है ना, एक वेक्टर लगा और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म लगा, बस 5 चीज़ें लगती है अपने को, सिंपल। तो इन 5 चीज़ों के बारे में पहले डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में मेन प्रोसेस पे आया जाएंगे, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल है।
अब ये क्या समझ रहे हैं अपन, टूल्स समझ रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी अपने को पहले टूल्स पढ़ा दे रही, उसके बाद में मेन प्रोसेस चालू करी। वहाँ से हाँ, वो सीक्वेंस में चाहिए। अपन क्या करें, मेन प्रोसेस में बीच में मिला के टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे अपन मेन प्रोसेस में कहाँ पर है अभी, सेकंड स्टेज पे है ना, कि अपने को क्या करना है, डीएनए को कट करना है, तो उसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है। तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा देख लिया वो ना यूज करना है, तो लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करती क्या, कैसा करती, क्या करती, वो सारा अपन उसके साथ में पढ़ेंगे। आएगी देखिए, फिर उसकी प्रोसेस, हाँ, फिर ऐसा उसकी प्रोसेस देखिए, उसमें क्या चीज़ टूल्स लग रहे हैं वो देखिए। हाँ, बिल्कुल। तो अपने को भी मालूम है कि दूसरे स्टेज में क्या लग रहा है अपना टूल्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखो। पहले स्टेप में बस उस पे से पहले का नहीं दिया आपको। नहीं, कुछ नहीं है, बस उसमें सिर्फ डीएनए आइसोलेट करना है, ठीक है। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा डिटेल और हिस्ट्री। इन द ईयर 1963, कब की बात है, 1963 की बात है। द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखो सबसे पहले क्या बता रहा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी किस तरीके से, है ना, ईजाद किस तरीके से हुई। कि इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। देखो 1963 में क्या हुआ, दो एंजाइम्स आइसोलेट करे अपने, क्या करें, दो एंजाइम आइसोलेट करे। मान लो ये बैक्टीरिया है, क्या ये बैक्टीरिया, और ये है वायरस। रैंडम बताओ मत। क्यों, ओए देखो ये वायरस, ये ऐसा, ठीक है, हाँ जी चलो ठीक है, देखो देख तो लो एक मिनट, तो फिर भी तो ये वायरस है ना। तो इसका जो डीएनए है किसका, वायरस का, इसका बैक्टीरिया का, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा हूँ उस पे। हाँ। तो दो एंजाइम्स थी, एक क्या कर रही थी बोलो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी और एक बिल्कुल, मिथाइल एक एस्ट। मिथाइल ग्रुप ऐड कर रही थी, दूसरे क्या कर रही थी, जो ये जो वायरस पार्टिकल अपना जो डीएनए डाल रहा था, समझिए ये वायरस का डीएनए है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में क्या है, वायरस का डीएनए, ये वायरस का डीएनए। तो दूसरी एंजाइम क्या कर ले रही थी, इसको कट कर दे रही थी। ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों भी पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों कट कर सकती थी, लेकिन वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर ले रहा था उसको। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं कि देखो उसका एंजाइम का जो काम रहता है ना, वो ये रहता, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम रहता है डीएनए को काट देना छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन अपने इस पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया, इसलिए क्या हुआ कि उसका डीएनए अब वो पहचान में नहीं आ रहा है ना। दो एंजाइम थी ना, एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक है मिथाइलेज करके, जो मिथाइल ग्रुप ऐड करने वाली है, अपन ने कोई नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल उसको कुछ ना कोई नाम रखना पड़ेगा ना, तो अपन ने मिथाइलेज नाम रख दिया उसका। तो जो क्या करती है, डीएनए पर अपने बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पे क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, है ना, और वायरस के डीएनए को दूसरी एंजाइम क्या करेंगे, कट कर देंगे फिर। तो इससे ये समझ में आया कि दो एंजाइम है, जो एक क्या कर रही है, पहले मिथाइलेज डाल के मिथाइल ग्रुप ऐड करके अपने डीएनए को प्रिवेंट कर रही है, फिर दूसरे एंजाइम क्या कर रही है कि वायरस से आने वाले जो वो है डीएनए, उसका जो काम कर रही है तमाम कर दे रही है, ठीक है। चलो रेस्ट्रिक्शन खुद के उसको खत्म नहीं करना करके पहले मिथाइल हाँ, डाली थी। बिल्कुल, पहले मिथाइल ग्रुप ला के अपने डीएनए को प्रिवेंट कर लिया, उसने बचा लिया, ताकि वो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको पहचाने नहीं और उसको काटे नहीं करके, ठीक है। चलो, तो इसमें से अपने को कौन सी एंजाइम इम्पोर्टेंट लगी, रेस्ट्रिक्शन, हाँ, जो काटने वाली है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। क्योंकि अपन ने तो 2-3 डीएनए नहीं लिए ना, तो मिथाइलेज अपने कोई काम की नहीं है, वो तो बैक्टीरिया काम की है। अपन ने 2-3 डीएनए साथ में लिए कि नहीं, अपने को क्या होना, अपन ने तो सेल को डीएनए को बाहर निकाल के उसको तोड़ रहे हैं ना अपन, तो इसलिए अपने को एक ही एंजाइम से काम चल जाए, अपने तोड़ने वाले होना, बस अपने को क्या होना, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करने वाली एंजाइम चाहिए, वो मिल गई अपने को किससे, इससे, ठीक है। तो यही बोला उसने कि तो कौन रोक रहा था, दो एंजाइम मिलकर रोक रहे थे, है ना, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करने वाली, दूसरी फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ, तो टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated, वो अपने निकाले। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप, एक क्या कर रही थी, उसमें से मिथाइल ग्रुप ऐड कर रही थी बैक्टीरिया के डीएनए में, ताकि वो जो अपनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके डीएनए को पहचान ना सके। दूसरी क्या कर रही थी, वाइल द अदर कट द डीएनए, दूसरी क्या कर रही थी, डीएनए को कट कर रही थी। द लेटर वॉज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, बाद में बोलो, ठीक है। चलो, जो दूसरी वाली थी उसको क्या बोल रहे थे वो, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। चलिए, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हिंदुटू, अब देखो क्या बोल रहा हूँ, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हिंदुटू, हिंदुटू पहली एंजाइम थी बोलो, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हाँ, डिवीजन स्ट्रेन और सेकंड नंबर पे उसके आइसोलेशन, बिल्कुल। तो जो हिंदुटू है ना,
वो फर्स्ट आइसोलेटेड नहीं, फर्स्ट डिस्कवर है। इसका मतलब ये है कि हिंद 2 का फंक्शन जो है ना अपने को सबसे पहले मालूम पड़ा। उसने जो बोला ना द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन थी, हिंद 2। देखो एक्चुअल में क्या हुआ था पहले, आइसोलेशन नहीं है ये, मतलब काम करने वाली प्लान। हाँ यानी हमको सबसे पहले उसका फंक्शन मालूम पड़ा था, यानी हिंद 2 का जो है ना फंक्शन अपने को सबसे पहले मालूम पड़ा। देखो कहता कभी कभी कुछ चीज़ें अपने को कुछ चीज़ें खोज ली जाती है, लेकिन उनके बारे में मालूम नहीं रहता क्या करती क्या नहीं करती। तो ऐसे इसके साथ में हुआ था, है ना। हाँ जो फर्स्ट पहली एंजाइम है वो खोज ली गई फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो क्या फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन एंजाइम कौन सी अपने को दिया क्या उससे, नहीं दिया ना। चलो अपन देखते हैं, चलो हाँ जो कोई एक 1 करके यहाँ पर हिंद 2 दिया ना, इसका मतलब उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है, सेकंड नंबर पे है ना। तो अपन मान लो कि हिंद 1 करके कोई एंजाइम थी जो सबसे पहले क्या की गई थी, उसको देख लिया गया था, अरे यार ये एंजाइम है करके, बस इतना देखे थे कि यार ये भी कोई चीज़ है, एंजाइम ऐसा देख लिए थे अपन ने। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई, फिर उसकी हिंद 1 की हुई मान लो। लेकिन उसको अपन फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उसके बारे में हमको सबसे पहले मालूम नहीं पड़ा। सबसे पहले जिस पर रिसर्च हुई, जिसके बारे में अपने को मालूम पड़ा, जिसके कैरेक्टर समझ में आया, जिसका काम समझ में आया, वो हिंद 2 फंक्शनिंग कर रही थी। हाँ फंक्शनिंग जिसकी सबसे पहले समझ में आई वो कौन है, वो हिंद 2 थी। इसीलिए इसको अपन फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडो क्या बोल रहे बोलो, न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ गई। हुज फंक्शनिंग depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later है कि whose functioning इसका काम depending on a specific DNA nucleotide sequences was isolated and characterized 5 years later। 5 साल के बाद में अपने को मालूम पड़ गया था इसके बारे में भी, फिर 5 साल के बाद में उसका काम मालूम पड़ा अपने किसका, इसका, ठीक है। इसके दो फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड। हाँ यानी ये कैसा काम करती है ना, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide, यानी वो एक ही प्रॉपर जहाँ काटना वहीं काटती है। इस पे जैसे धागा है अपना, तो धागे पे अपन ने अगर कैंची ले ली तो कैंची का फिक्स रहता है क्या, कहाँ काटेंगे, कहीं भी काट देती हो, जहाँ बोले वहाँ काट देती है। लेकिन इसका जो फंक्शन है कि एक डीएनए पर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटना, कि इसके आइसोलेट होने के 5 साल के बाद में मालूम पड़ा, समझे। मतलब ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन डिस्कवर नहीं, इसका फंक्शन, हाँ डिस्कवर नहीं, डिस्कवर कर लिया था अपने, उसको ढूंढ लिए थे पहले, लेकिन उसका काम मालूम नहीं था, इसका खुद का भी। तो उसको अपने 5 साल के बाद भी मालूम पड़े उसका काम। आई बस समझ। हुज फंक्शनिंग देखो, हुज फंक्शनिंग depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। बोलो अगर उसने दिया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर डिस्कवर, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन हिंट 2 बोला तो गलत हो जाएगा नहीं। क्योंकि आगे आएगा ना भी, देखो मैं बताता ना फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा क्या। अगर वो बोलता है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो तुमको हिंद 2 ही दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट अगर इतना ही बोलता है, डिस्कवर फिस्कवर कुछ नहीं बोला, उसने बोल दिया इतना कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2, अभी है ना आगे, इसलिए उसको तरह देखते हैं ना। चलो देखो अभी है ना समझ में तुम्हारे को, अपने पहले डिस्कवर करे उसको, यानी उसके बारे में खोज लिए, उसके बाद 5 साल के बाद में जाकर अपने को उसका फंक्शन मालूम, अरे यार ये इतना खतरनाक काम करती है करके मालूम पड़ा है ना कि डीएनए में जब भी तुम डीएनए में डालेंगे उसको तो वो एक फिक्स पोजीशन पर ही काटेंगे, हाँ वहीं काटेंगे। इससे जो पहले का है वो पहले डिस्कवर होगा, फिर भी उसका फंक्शन, हाँ फिर उसका फंक्शन बाद में मालूम पड़ा अपने को। इसका काम समझ में आने के बाद में अपन ने बोले यार वो भी तो वैसे ही है, चलो उसका फंक्शन देखते वो कहाँ कट करती है। तो ऐसा बात क्लियर होगी। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2, क्या है वो हिंद 2, उसका जो फंक्शन है डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years later। ठीक, 5 साल बाद मालूम पड़ा। इट वाज फाउंड दैट हिंद 2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। कितने की, इसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो है ना वो कितने बेस पर क्या है बोलो, 6 बेस पेयर। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मालूम है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछेगा कि हिंद 2 का पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी जिसको वो ढूंढती है ना,
फॉर एग्जांपल अपन कोई चीज़ अपन किसी को ढूंढते ना, तो जैसे कोई अपने पास कैंची है, बहुत ही स्पेशल कैंची है, वो हमेशा एक ही जगह कट लगाती है, तो क्या करेंगी, जहाँ कट लगाने का उसको ढूंढेंगी ना, तो वो जगह कितने बेस पेयर की है, 6 बेस पेयर की। अपन बोलते हैं ना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर जगह, जैसे डीएनए के अंदर क्या रहता है, एक पर्टिकुलर, एक्सोस बोलेंगे उसको, है ना। हाँ हाँ, देखो फॉर एग्जाम्पल डीएनए, तो डीएनए में एक पर्टिकुलर जगह है, कोई एक फिक्स पोजीशन है जहाँ पर ये कट लगाती है, ये वाली देखो ऐसी कट पोजीशन है, ये पोजीशन है, यहाँ कट लगाती हो, यहाँ कट लगाती हो, तो ये जो पोजीशन दिख रही है ना तुमको, तो ये कितने कार्बन की है, सॉरी कितने न्यूक्लियोटाइड है, 6, ये 6, ये 6, इधर से 6 उधर से 6। अब यहाँ पर भी कट लगा देंगे, यहाँ कट लगा देंगे, यहाँ कट लगा देंगे, इधर से 6 उधर से 6। टोटल यहाँ से यहाँ तक के 6 है। हाँ, और इधर से उधर 6। इधर से इधर बोले सर, 2 स्टैंड नहीं है ना। हाँ दोनों स्टैंड में, बिल्कुल बिल्कुल। न्यू बेस पेयर बोल दिया तो फिर खत्म है ना, 6 बेस पेयर्स बोल दिया ना, ATGC AT है नहीं। हाँ बिल्कुल समझ में आया बीच में तुम्हारे। काटेंगे, कहाँ काटेंगे फिर वो देखो पूरे डीएनए में एक जरूरी नहीं कि एक ही रहेगा करके, थोड़े ज़्यादा भी रह सकते हैं ना, या फिर कभी कभी एक भी रहता है, ऐसा रहता है। इसमें पैलिंड्रोम इसको अभी देखो वो कैसा काटेंगे अभी आएगा ना, अपन ने क्या पढ़ा अभी, सिर्फ इतना ही पढ़े, 6 बेस पेयर पे काम अपन ने पढ़े कि बस उसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर का है, अभी अपन ने सिर्फ 6 इतना बेस पेयर का मतलब ऐसा होगा। पढ़ा। चलिए ये समझ में आई बात, कितने बेस पेयर का है बोले अपन ने, 6 का है, ठीक है ना, जहाँ वो कट ले, यानी जो पोजीशन को सिलेक्ट करती रहती, जो पोजीशन को पहचानती है यार अपने को यहाँ कट लगाना है, तो वो 6 बेस पेयर का है, ठीक है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोम। बता दो ना भाई, क्या बोल हाँ देखो, इट वाज फाउंड दैट HindII ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये देख लिया गया कि HindII हमेशा क्या करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कट लगाती है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ढूंढ कर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, स्पेसिफिक 6 बेस पेयर की स्पेसिफिक सीक्वेंस देखकर, तो जहाँ जहाँ पर भी वो सीक्वेंस रहेंगे वहाँ वहाँ कट लगा तो देंगे। सुनो, ऐसा रहता है कि मतलब देखो, ऐसा पूरा डीएनए में, इसमें थोड़ा डाउट देखो, हाँ। पूरा ऐसा डीएनए है, कहीं 4 बेस पेयर रहेंगे, कहीं 5 बेस, डीएनए में ऐसा रहता है क्या? नहीं, डीएनए में पूरी कंटिन्यूस बेस पेयर रहती है, हाँ। लेकिन इसकी सिलेक्ट की हुई क्या रहती है, देखो फॉर एग्जांपल 6 बेस पेयर बोलने का मतलब क्या है कि उसकी एक फिक्स वो रहता है उसका, ATGCTT ऐसा 6 हो रहा है ना, हाँ 6। अब उसका ये बेस पेयर उसकी फिक्स्ड है, कोड है उसका, ये कोड, तो उसका कोड 6 बेस पेयर का है। ATGC अगर जहाँ जहाँ भी दिखी उसको 6 वाले, तो हाँ उसको काट देंगे। बिल्कुल, यानी इतना पूरा दिखने को ना उसको सेगमेंट। हाँ, इतना सेगमेंट। डीएनए तो पूरा ही न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, हाँ। ऐसा अलग अलग थोड़ी है डीएनए में वही बोल रहा न्यूक्लियोटाइड, था। पूरा कंटिन्यूस न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन उसका जो कोड है, उसका जो मेन जो सीक्वेंस है, जैसे ATGC उसका पैलिंड्रोम है, ATGCTT इसका पैलिंड्रोम है, तो जहाँ पर भी ये पूरा दिख जाएगा उसको, क्योंकि हमेशा जरूरी थोड़ी है कि भाई यही 6 रहेंगे करके, कुछ भी रह सकता है ना, ऐसा मतलब बहुत देर देर के बाद, मतलब 2 ही है पूरे डीएनए में। हाँ 1 है 2 है 3 है ऐसा कुछ है करके, ऐसे इतनी सीक्वेंस, तो यहाँ कट लगा देंगे बस। बेस भी, नाइट्रोजन बेस भी मालूम रहने होना कौन सी है। हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजनस बेस भी मालूम होगा, वो उसका कोड है में 6 नंबर इसने नहीं, नंबर ही नहीं, असल में क्या है उसके कोड में 6 बेस पेयर है, उसका कोड है ना, तो वो 6 बेस पेयर का है, जो ATGCTT जो है ना, ये 6 बेस पेयर है, तो इसलिए बोल रहे हैं अपन कि वो उसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको सिलेक्ट करती है, तो 6 बेस पेयर, तो नंबर भी सर उसमें क्या है वो भी ना, उसकी सीक्वेंस क्या है वो भी, तो अपन एक फॉर एग्जांपल लिए, ऐसा कोई है नहीं ये है करके, चलो ठीक है। बेस पे पूरे डीएनए में। हाँ लेकिन इस पर अगर तुम देखेंगे कि HindII का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तो तुमको मिल जाएगा। चलो ये तुम देख रहे हो ना, देखो ये है उसका, किसका, HindII का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख रहा है 6 का, देखो क्या है, GTC GAC, ये पूरे डीएनए में जा भी रहेंगे, वहाँ पे कट लगा देंगे। ऐसी बेस पर उसको जहाँ जहाँ दिख जाएंगे डीएनए में वहाँ वहाँ कट लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है, 6 बेस पेयर वाला, ठीक है ना। GTC देखो वही है, GTC अभी ये दूसरा हो गया, HindII का नहीं है, समझ में आएगा HindII का कौन सा है, देखो इसमें से कैसे जा रही है ऐसे, देखो HindII का भी दिया है इसमें, GTC GAC दिख रहा है, HindII का, BAM-H1 का, अलग अलग एंजाइम्स का देखो दिया उसने, EcoR1 का, GAATTC देखो, GAATTC ये पूछ लिया था एक मरतबा एग्जाम में, BAM-H1 का, इधर है ना पीछे, पिछले साल तो पूछा लगता है इससे पहले। GAATTC
जब हिंद 3 भी है इसमें, सालबंद है, हिंद 2 है, बामिचवन है, सब के है ना। स्टिकी स्टिकी स्टिकी, ब्लंट ब्लंट एंड बनाते। चलो अभी देखते हैं इनके बारे में भी। अब देखो तो क्या बोल रहे हैं, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकग्निशन सीक्वेंस। अब ये जो 6 का सीक्वेंस देखे ना अपन ने, उसको जैसे ECO-R1 का है GAATTC, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं ना अपन उसको। चलो फॉर हिंद 2 के लिए, बिसाइड्स हिंद 2 फॉर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2, है ना। देखो बिसाइड्स, जा काट रहा तो हाँ बिल्कुल, तो हिंद 2 का क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जहाँ जहाँ कट लगाएगा। चलो बिसाइड हिंद 2 के अलावा, टुडे वी नो मोर देन 900, ऐसे नहीं कि बस अपने को एक हिंद 2 के बारे में ही मालूम है, 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मालूम है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालते कहाँ से अपन, निकालते अपन बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया के DNA को बचाती ना वो। काम क्या था उसका, देखो बचाती निकालने की क्या थी, कैसा मिली अपने को, कि अपन ने देखिए कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के DNA को कोई ना कोई एंजाइम बचा रही है। तो वही क्या थी फिर अपनी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी, जो क्या कर रही है, वायरस के DNA को काट दे रही थी, है ना। तो वही थी, तो इसलिए मिलेगी कहाँ पर, इसका मतलब फिर अपने को बैक्टीरिया में। तो मोर देन 900 एंजाइम आज के टाइम पर अपने को मालूम है। और वो कहाँ से मिलती है, देखो, दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो ये तुमको डाटा याद रखना है एज इट इज। 900 से ज़्यादा मिलने वाली है 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। इसमें से हर एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, अलग अलग। हर एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, अलग अलग। जैसे इसका 6 का है, किसका 5 का है, किसका 4। बिल्कुल, तो मतलब ये 200 स्ट्रेन बोल, 200 स्ट्रेन बैक्टीरिया को बोल रही है। हाँ बैक्टीरिया के 200 स्ट्रेन, 230 स्ट्रेन। हाँ 230, 230 से ज़्यादा बोला ना, मोर देन 230 स्ट्रेन बोला ना, ओवर 230 स्ट्रेन्स नहीं बोला, मोर देन 900 इन एंड ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया बोला। क्या बोला, 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया, उससे भी ज़्यादा। हाँ उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं ओवर। बैक्टीरिया 230 रहेंगे क्या, ऐसे समझ लेना है। हाँ इतने ही समझ लो तो काफ़ी, अपने के 900 230 रहेंगे करके, तो इसमें मोर देन 900 एंजाइम, यानी 900 से भी ज़्यादा एंजाइम आज के टाइम पर मालूम है अपने को। और कितने बैक्टीरिया से निकाले अपन ने, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, फिक्स याद रखो 230। 230 बैक्टीरिया से अपन ने वो इतने एंजाइम निकाले। हाँ 900 से भी ज़्यादा एंजाइम आज के टाइम पर अपने को मालूम। एक बैक्टीरिया 3 3.5 देखना। हाँ तो ज़रूरी नहीं है कितने भी, किससे ज़्यादा मिलती है किससे कम मिलती है, ऐसा रहता है, ठीक है। चलो और हर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से पहचानेंगे और करेंगे। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। तो ऐसा नहीं है कि सबकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम है करके, तुम जहाँ कट लगाना चाहते हो उस हिसाब से तुमको ये मिल जाएंगे। वही किसका 6 है, किसका 5 है, इस पर सिर्फ बोलना पड़ेगा, नंबर ही नहीं, उसके साथ में अलग अलग वो भी है उनके, अभी दिखाया मैंने। हाँ वो देखो जैसे GATTC वगैरह वो सब उसकी बेस पर है सिर्फ, वही पहचानना पड़ेगा मेन उसको। बिल्कुल। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर। देखो ये पहला तुमको मालूम होगा नहीं, पहला लेटर क्या लेते हैं, जीनस, फिर दूसरा 2 लेते हो स्पीशीज, फिर तीसरा क्या लेते हैं, लास्ट वाला, जैसे E को R क्या है उसका स्ट्रेन हो गया, और जो लास्ट में रोमन नंबर रहता है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कि कौन से कितने नंबर पे इसको क्या करे अपन ने, आइसोलेट करे, DNA बैक्टीरिया से निकाले। तो देखो द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर फॉर एंजाइम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। E को R1, देखो एग्जाम्पल दिया, देखो E फॉर क्या है, एस्टेरेशिया कोलाई जीनस, को से कोलाई यानी स्पीशीज होगी, एस्टेरेशिया जीनस को बोलते हैं ना अपन, उसके पहले जीनस नेम लिखते फिर स्पीशीज नेम लिखते। तो जो बात के 2 लेटर है C और O, वो क्या है उसके स्पीशीज नेम, R क्या है उसका स्ट्रेन, और 1 क्या है उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। यानी E को R1 में से, यानी एस्टेरेशिया कोलाई में से सबसे पहली आइसोलेट की जाने वाली एंजाइम है, क्या है, सबसे पहली आइसोलेट की जाने वाली एंजाइम E को R1 है। ये है कि सबसे पहले नहीं ये सबसे पहली नहीं, E को R1 में से सबसे पहले, यानी एस्टेरेशिया कोलाई में से सबसे पहले आइसोलेट ये की गई। पूरी एंजाइम में सबसे पहले नहीं बोल रहा मैं, एस्टेरेशिया कोलाई में सबसे पहले आइसोलेट करी जाने वाली एंजाइम फ्रॉम एस्टेरेशिया कोलाई है, बोला ना, फ्रॉम एस्टेरेशिया कोलाई RY13, तो ये पूरा नाम है इसका। बैक्टीरिया देखो एस्टेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया, RY उसका स्ट्रेन हो गया, 13 उसका
RY13 पूरा स्ट्रेन है उसका। हाँ, और उस पर ऑर्डर नहीं दिया उसने। यहाँ ऑर्डर क्यों दिया? नाम में देंगे ना ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ तो नहीं देंगे। ऑर्डर तो वो है ना कि कौन से कितने भी नंबर पे उसको पुनः निकाले बैक्टीरिया से, उसको ऑर्डर बोलते हैं अपन। तो ये तो क्या है, उसका पूरा नाम है, बैक्टीरिया का नाम है ये। देखो इको R1, RY13 जो है ना, RY13 वो स्ट्रेन है। स्ट्रेन बोले तो स्ट्रेन यानी देखो जैसे, हाँ और तारुफ करें तो देखो अपने को स्पीशीज मालूम है, जीनस मालूम है, तो बैक्टीरिया में कैसा रहता है, एक ही स्पीशीज में कई सारे बैक्टीरिया अलग 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 बहुत सारे रहते हैं उसमें। फिर अपन हाँ तो उसके फिर और डीप में जाकर अपन क्लासिफिकेशन करें, फिर स्ट्रेन नाम रखती है उसका। क्या करती है उसको? स्ट्रेन बोलते हैं। स्पीशीज से भी छोटी है। हाँ स्पीशीज से भी छोटे है, बिल्कुल ऐसा। सब स्पीशीज जैसा, हाँ स्ट्रेन बोल सकते हो। ठीक है, ये बैक्टीरिया का इससे नाम रख दिया। ये बात, ये एग्जांपल दिया उसने, ये बैक्टीरिया कैसा नाम रखे। हाँ बैक्टीरिया एक्चुअली में बताया कि बैक्टीरिया ये है करके तुम्हारा क्या है, इसका नाम कैसा रखा, ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल। देखो बैक्टीरिया तुम्हारा एस्टेरिशिया कोलाई, उसका क्या हो गया? एस्टेरिशिया कोलाई नेम हो गया। फिर RY13 क्या है उसका? स्ट्रेन। RY13 क्या है उसका? स्ट्रेन है। तो इस बैक्टीरिया का अगर अपने को नामकरण करने का है तो अपन ई उठा लेंगे सबसे पहले, जीनस नेम। फिर CO कोलाई में से वो उठा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ई उठा लिया अपन ने, फिर CO ले लिया यहाँ से, फिर RY13 में से R ले लिया, और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है उसका? एक है, तो खत्म। फिर E को R1 हो गया। इन E को R1 द R लेटर देखो इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। अपन देखिए RY13 स्ट्रेन है, सब स्पीशीज बोल सकेंगे। रोमन नंबर following the names indicate the order in which the enzyme were isolated from that strain of the bacteria. बैक्टीरिया के उस स्ट्रेन से कौन से नंबर पे, क्योंकि अपन ने देखे ना एक एक स्ट्रेन से दो दो तीन तीन एंजाइम मिलते हैं अपने को, एक एंजाइम नहीं मिल रही, तो एक एक स्ट्रेन से दो दो तीन तीन एंजाइम मिल रही एक बैक्टीरिया। हाँ एक बैक्टीरिया से, इसलिए अपने को रोमन नंबर भी लास्ट में ऐड करना पड़ा। देखो अगर एक बैक्टीरिया से एक ही एंजाइम मिलती तो फिर ऐड नहीं करना पड़ता। किसका नाम? ई को R, इसका नाम हिंद हो जाता नाम, हिंद में काम चल जाता अपना, है ना। तो साल, बाम ऐसा नाम रहते, बाम H1, हिंद 3, हिंद 2, इको R1 ऐसे नाम नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया से एक ही मिल रही, लेकिन अब एक बैक्टीरिया से दो दो तीन तीन मिल रही, तो बैक्टीरिया का नाम सेम है, स्ट्रेन भी सेम है, तो उसका नाम तो जैसे हिंद है तो हिंद तो फिर सेम ही आना है। तो हिंद 2 और हिंद 3 फर्क बताएंगे अपने को, कि हिंद 2 वो है जो पहले आइसोलेट की गई, हिंद 3 जो वो है जो बाद में आइसोलेट की गई, हिंद 1 वो जो सबसे पहले आइसोलेट की गई, ऐसा। हमारे हिंद 1 रहेंगे, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया दो दो तीन तीन स्ट्रेन दे रहा ना? नहीं स्ट्रेन नहीं दे रहा, एक स्ट्रेन से दो दो तीन तीन एंजाइम निकाल रहे ना, तो अपने को पता चलेगा पहले कौन था दूसरा। हाँ बिल्कुल। इसमें जीनस है। हाँ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीनस, हीमोफिलस वो है जीनस, इन्फ्लुएंजा क्या हो गया उसका? स्पीशीज हो गया। IN ले रहे ना उसका, इन्फ्लुएंजा स्पीशीज हो गया। D क्या होगा उसका? स्ट्रेन का नाम हो गया, हिंद D जो है स्ट्रेन का नाम, और जो वो है रोमन नंबर हिंद 3, 2 ये उसके स्ट्रेन में से कितने नंबर पे निकाले उसको, ठीक है। चलो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना बोलते वो एक बहुत बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेजेस। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA वेयर, जो क्या करती है? एक्सोएंडर है ना तुम्हारे। हाँ सॉरी, हाँ दीज आर ऑफ 2 काइंड्स। ये कैसे रहती है? 2 तरीके की रहती है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, है ना। Exonucleases remove nucleotides from the end of the DNA, whereas endonucleases make cuts at a specific position within the DNA. क्या करेंगे? DNA के बीच में कट लगाएंगे। अब देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप कल देख लेंगे, ठीक है।